हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू और इन MPPC एक्सप्रेस। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 5.3 जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इसके पहले आई हैव ऑलरेडी मेड 2 वीडियोस ऑन फंडामेंटल राइट्स। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर दी हुई लिंक से आप दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13 के बारे में। व्हाट इज़ आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 क्या बोलता है, हम उसके बारे में समझेंगे। विच इज़ अबाउट लॉ इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, यानी जो हमने लॉ बनाए और वो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिडेट नहीं होते तो उन लॉ के साथ में क्या होता है, उन लॉज के साथ में क्या होता है, ये हम बेसिकली इसमें देखेंगे। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हालांकि सारे आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट हैं, बट 13 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वन थिंग आई वांट टू आस्क यू ऑल दैट कि मैं एक एक आर्टिकल को एक सिंपल अलग अलग वीडियोस में सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं सारे आर्टिकल्स को एक साथ लेकर एक बड़ा लेक्चर बना दूँ तो आप लोग मुझे वो कमेंट में बता दीजिए। अदरवाइज आई विल टेक ईच आर्टिकल इन ईच वीडियो सो दैट कि वीडियो छोटी भी रहेगी और इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी। ठीक है, ओके। चलिए अब समझते हैं आर्टिकल 13 के बारे में कि आर्टिकल 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता क्या है। द लॉ इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, यानी वो लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के रेफरेंस में इनकन्सिस्टेंट है, उनके साथ होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 clause 1, all the law in force in India immediately before commencement of constitution, वर्ड याद रखिए, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब ये हुआ बिफोर कमेंसमेंट, यानी अडॉप्ट हमने कब किया था, 26 नवंबर में आपको बता चुका हूँ पुरानी क्लास में, 1949 इस दिन अडॉप्ट किया था। लेकिन कमेंस कब किया था, 26 जनवरी 1950। ये डेट याद रखिएगा। अब मैंने आपको पुरानी क्लासेस में बताया, अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो जाइए और वो लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि सारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 26 जनवरी को 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कमेंस किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके, तो अब समझते हैं कि क्लॉज 13 क्लॉज 1 हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 1950 के पहले कोई लॉ बना हुआ है और वो लॉ जो बना हुआ लॉ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 विच इज़ फंडामेंटल राइट्स के किसी भी प्रोविज़न को वायलेट करता है, किसी भी प्रोविज़न के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, तो उस लॉ को इनवैलिड करार दिया जाएगा, यानी उस लॉ को हटा दिया जाएगा। लेकिन अब इसमें भी एक पेच था। हुआ ये कि बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ MP केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अप्लाइड डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। अभी आप याद रखिए डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स क्या है, मैं आपको समझाता हूँ डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स क्या है। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स एंड डिक्लेयर दैट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कैन बी मेड डोरमेंट बट नॉट डेड, यानी जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको हम डोरमेंट कर सकते हैं लेकिन डेड नहीं कर सकते, यानी मार नहीं सकते, किल नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, डेड नहीं कर सकते फ्रॉम द लॉ। जैसे हम लोग जानते हैं कि बिगर थिंग्स ऑलवेज ओवर पावर स्मॉलर थिंग्स। ठीक है, बड़ी चीज़ के सामने छोटी चीज़ नहीं दिखती है, वो ओवर शेडो उसको कर लेती है। ठीक है, तो अब जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर, अदर लॉ इज लेस सुपीरियर देन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब क्या होगा इस केस में, जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कॉन्फ्लिक्ट के केस में क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ओवर रूल करेगा अदर लॉ से, अगर इन केस ऑफ इनकन्सिस्टेंसी। तो अब क्या करेंगे, अगर ये इनकन्सिस्टेंसी आती है तो ये जो लॉ है, जो बना हुआ लॉ है 26 जनवरी 1950 के पहले, तो उसको हम हटाएंगे नहीं कि हम उसको हटा दें, बस ये होगा कि उसको डोरमेंट कर देंगे, मतलब उसको उसको यूज़ नहीं करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन ही ओवर रूल करेगा उस केस में। लॉ को लॉ बुक से हटाएंगे नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ओवर रूल करेगा। जब अगर मान लो इन बिटवीन कोई अमेंडमेंट आता है और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट अगर दूर रिजॉल्व हो जाता है
तब तो फिर ठीक है, वो जो लॉ है वो रिवाइव कर जाएगा। अदरवाइज जब तक उस लॉ की ज़रूरत नहीं है, जब तक उस लॉ की ज़रूरत नहीं है, जब तक वो डोरमेंट रहेगा। सिंपल सा केस है इसमें इतना। तो ये आप समझ लीजिएगा, बीकाजी यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ एमपी में ये बोला गया था। अब समझते हैं कि आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 क्या बोलता है। जो आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 था वो था प्री के बारे में, अब ये है पोस्ट के बारे में, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद आता है, तो उस बनाए हुए जो कि आर्टिकल वो बनाया हुआ लॉ हमारे संविधान के पार्ट 3 को के किसी भी प्रोविज़न को वायलेट करता है तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं, स्पेयर नहीं करेंगे, हम उसको सीधा हटा देंगे। मतलब उसके डोरमेंट वाला केस ही नहीं है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हम सिरे से बोलते हैं ना, खारिज कर देना, उसको हटा देंगे लॉ बुक से, उसको मानेंगे ही नहीं, जुडिशरी उसको हटा देगी। जैसे हुआ था, एग्जाम्पल दूँ मैं, NJAC, ठीक है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के साथ यही हुआ था। ऐसा क्यों किया, ये भी समझने वाली बात है। देखिए, जब 26 जनवरी 1950 के पहले जो लॉ बना हुआ था, उन लोगों को तो नहीं पता था ना कि ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस क्या हैं। लेकिन जो 26 जनवरी 1950 के बाद जो लॉ बने हैं उनको तो पता है ना कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो फिर ये तो हो गया ना कि डेलिबरेटली पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर वो लॉ बना रही है ताकि हमारे फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरीके से कर्टेल किया जाए। इसका सीधा सीधा लॉजिक ये है। अब हुआ ये कि एक केस था, उस केस में क्या बोला गया, ये था केस, मैं आपको बताऊं, अंबिका मिल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, आई गेस, ठीक है। अंबिका मिल और स्टेट ऑफ गुजरात केस में बताया गया कि कोर्ट ने बोला कि डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स जो है, जो DOE है, वो प्री के साथ भी और पोस्ट के साथ भी, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों के साथ ही अप्लाई होगी इफ़ जो बनाया हुआ लॉ है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अगर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तो ये तो हुआ आर्टिकल 13 के क्लॉजेस, आप याद रखिएगा। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1, आर्टिकल 13 का क्लॉज 2, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, ये आप याद रखिएगा। अगर पार्लियामेंट या कोई स्टेट लेजिस्लेचर या किसी भी तरीके का ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो इसके लिए हमेशा उस लॉ के लिए हमें उसको तो जुडिशल रिव्यू अवेलेबल है। जुडिशल रिव्यू क्या होता है उसके बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन जुडिशल रिव्यू कहाँ से लिया गया इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं क्लास की लिंक दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा जुडिशल रिव्यू के बारे में। इस जुडिशल रिव्यू के थ्रू मैं आपको बताऊँ, आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड 226 फॉर हाई कोर्ट हम अप्रोच कर सकते हैं। और फॉर मोर सच वीडियो कीप वॉचिंग MPPSC एक्सप्रेस। जितना मैंने पुराने वीडियोस बनाए हैं वो भी देखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप नोट्स बनाइए, नोट्स मेकिंग रिवाइज़ कीजिए और बार बार रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इज़ वेरी बेसिक। वो आपको पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है, क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स में हमेशा फंडामेंटल राइट्स के बारे में चलता रहता है। जैसे राइट टू प्राइवेसी चल रहा था अभी, उसके पहले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चल रहा था, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप इसके बारे में डिस्कशन या एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बेसिक चीज़ें मैं आपको ये सारे छोटे छोटे वीडियोस बना के और आपको पूरा फंडामेंटल राइट्स को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और उस लेवल पे एक्सप्लेन करूंगा कि आप उसमें आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उस चीज़ को रिवाइज करें और नोट्स बनाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इन चीज़ों को लिंक कीजिए। जब भी आप पढ़िए, जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए और आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो अगर उसमें रेफरेंस दिया है तो क्या आप इंटरलिंक कर पा रहे हैं अपनी नॉलेज को उस न्यूज़पेपर के करंट अफेयर से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मैं ऐसे वीडियोस अभी लाता रहूँगा और मैं फंडामेंटल राइट्स के लिए भी छोटे छोटे वीडियोस बनाऊँगा, और आप इनको वीडियोस को देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, डिस्कशन कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, एंड कीप वॉचिंग MPPSC एक्सप्रेस और पढ़ते रहिए। थैंक यू।